सभी लोग जो है ना टाइम नोट कर लीजिए क्रैश कोर्स वाला। समझ गए? नोट कर लिया रे? कल कल एक लड़का क्या किया, 8 से 9 में, 8 से 9 में ही शायद बोल रहे थे, पीछे से बोला कि खाली रुपये कमाइएगा सर, या कुछ ऐसे, मतलब बैड कमेंट टाइप से, बैड सेंस में कमेंट किया। तो जवाब तो बड़ा बढ़िया उसको हम दे दिए, तो खाली पूछना मत कि क्या जवाब दिए। नहीं बताएंगे नहीं। वो उसी की भाषा में जवाब था। बात ऐसा बोला गया था ना जो मार से ज्यादा असर करेगा। 6 से 7 केमिस्ट्री चलेगा, इसमें आने में क्या प्रॉब्लम होगा? मॉर्निंग का टाइम है, ठंड, ठंडा में ऐसे भी बहुत बड़ा रात होता है, सुबह में नींद होता नहीं है आदमी को। होगा? तो होगा तो इस साल मत लाइएगा नींद को, 6 से 7 में केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, 7 से 8 में इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, और 8 से 9 में फिजिक्स पढ़ लीजिएगा। सब एक ही जगह हो जाएगा, सबका ऑफलाइन फीस 500-500 है। तो सभी आदमी ज्वाइन कर लीजिएगा एक साथ यहीं पर। मैक्सिमम लोग इसी में रहिएगा, इसमें पढ़ाई इफेक्टिव होगा 6 से 7 में। उसका देखो एक चीज़ समझ लो, जिसमें लाइव क्लास चलेगा, चाहे यूट्यूब पर चले या यूट्यूब पर तो नहीं चलेगा, ऐप के एप्लीकेशन पे चलेगा, जैसे ही क्लास ऑनलाइन होगा उसमें क्वालिटी अपने आप मेंटेन होने लगेगा। ऑफलाइन जब होता है तब थोड़ा बहुत पॉकेटमारी हो सकता है हमारी तरफ से, लेकिन इसमें संभव नहीं है, तो लगातार ऑनलाइन का इसीलिए सिस्टम रखा भी गया है। इंग्लिश मीडियम का 4 से 5। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश नहीं होगा, मतलब इंग्लिश मीडियम का क्रैश कोर्स नहीं है उसमें। उस इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्रैश कोर्स। 4 से 5, सॉरी, एक बैच 3 से 4 है, एक बैच 4 से 5 है। 3 से 4 में नीलेश सर पढ़ाएंगे फिजिक्स, 4 से 5 में हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, सॉरी, केमिस्ट्री। क्रैश कोर्स ये इंग्लिश मीडियम का टाइम है। बाकी दिवाली से पहले, अच्छा, ये ऑनलाइन फीस मात्र 300 है, ऑफलाइन फीस 500 है, वो भी दिवाली से पहले। सुना रे? 1500 यहाँ नहीं जमा करना है, जिनके यहाँ आप क्रैश कोर्स कीजिएगा ना उनको जाके जमा कराइए। अरे अगल बगल में तो सेंटर है, नहीं है सेंटर? अब जाके वहाँ जमा कर दीजिए। एक्चुअल में उसका कारण है, देखो, एक तो रुपया पैसा का चीज़ है, वो हम छुएंगे नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि फीस वो लेंगे तो वो ना आपका सिग्नेचर मोहर ये सब मारेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड चेक होगा जब आप अंदर आइएगा तब। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। और तो दिमाग में एक बात सेट रखो, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत तुमको नहीं होगा, काहे कि हम लोग किसी भी ऐसे टीचर को कभी भी मेंशन नहीं करते हैं साथ में जो कमजोर हो। वैसा कोई टीचर नहीं मिले, नहीं तो मैथ और बायोलॉजी का भी दे देते हैं। यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। लिखिए तो, अगला साल से लिखिएगा क्या, अगला साल पेड। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लिखिए तो, ये हेडिंग डाला हुआ है ना? लिखिए। ग्लूकोज 3 अलग अलग संरचना में पाई जाती है। क्या हुआ? लिखिए। ग्लूकोज 3 अलग अलग संरचना में पाई जाती है। एक में कार्बन की
खुली श्रृंखला होती है। एक में कार्बन की खुली श्रृंखला होती है। जबकि दो में कार्बन की बंद श्रृंखला होती है। ग्लूकोज कितना तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाया जाता है? तीन। एक में कार्बन का खुला श्रृंखला होता है और एक में नहीं, दो में कार्बन की बंद श्रृंखला होती है। फॉर्मूला तो सबका वही होगा, C6H12O6। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। और जानिए, तीनों डिफरेंट संरचना का अपना एक विशेष नाम है। तीनों नाम को हम लोग लिखेंगे। कितने तरह का विभिन्न संरचना पाया गया? तीन तरह का। चेंज करूं इसे? जो सबसे पहला है, इसको बोलते हैं D+ ग्लूकोज। दूसरा को बोला जाता है α-D ग्लूकोज। और तीसरे को बोला जाता है β-D ग्लूकोज। ये जो होता है ना, ये होता है ओपन चेन। और ये क्लोज्ड या साइक्लिक चेन भी आप इसको कह सकते हैं। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तब तो देखना पड़ेगा ना कि तीनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। उतारेंगे इसको। अब बढ़िया आगे। देखिए इधर। अब आप लिखिएगा मत। अब आप सिर्फ देखिए, बाद में जो करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है? इधर देखो। आप याद कीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है ना ग्लूकोज। देखो, इसको कैसे याद रखा जाता है ये हम तुमको बता रहे हैं, और ये याद रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, नहीं तो पता चलेगा आगे का भी जो स्ट्रक्चर है ना वो आपसे नहीं बन रहा है। ग्लूकोज की इस एक संरचना को याद कीजिए, आगे कई संरचना आप बनाने लगेंगे, भारी भारी संरचना। एक नहीं याद रहेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर आधारित ही आगे का बहुत सारा संरचना है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या किए, एल्डिहाइड बनाए। ऑक्सीजन इस साइड है, हाइड्रोजन उस साइड है, लगातार 6 कार्बन लिए। और नीचे में क्या है? H2OH। बीच में कितना कार्बन है? 4। ये चारों कार्बन दो दो बॉन्ड बनाया है, दो दो बॉन्ड और न बनाएगा। इसमें क्या कीजिए, आप बॉन्ड दिखा दीजिए।
बॉन्ड दिखा दिए। अब इससे एक तरफ H जुड़ेगा और एक तरफ OH, लेकिन जहां तहां जैसे तैसे नहीं, उसका भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। नीचे में 2 बार लगातार जुड़ेगा कौन चीज? OH। और एक बार ऊपर में जुड़ेगा OH। ये चीज आपको याद रखना है। तो बताइए यहाँ क्या जुड़ेगा? मतलब ये जो डी ग्लूकोज है, डी प्लस, इसी को डी प्लस ग्लूकोज कहा जाता है। इसमें जो सीक्वेंस एक स्केलेटन तैयार किया, समझ में आया? चारों कार्बन में नीचे से 2 OH राइट साइड रहेगा और एक OH ऊपर से राइट साइड रहेगा, तो बाकी इस बीच में क्या रहेगा? H, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। यही स्ट्रक्चर कहलाता है कौन चीज? डी प्लस ग्लूकोज। समझे? और ये ओपन संरचना है, ओपन स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है कि ये ओपन नहीं है। इसका जो दूसरा संरचना होता है वो कैसे बनता है, आप उसको देखिए। आप ये बताइए, तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है यहाँ? अच्छा, एक और चीज बताइए, ये मॉलिक्यूल थोड़ा लंबा है, यदि हम इसको ऐसे करके टेढ़ा कर दें तो ऐसा नहीं लगता है कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के संपर्क में आ सकता है? इसका लोन पेयर ही, इसका ये वाला जो लोन पेयर है ना, यही लोन पेयर अटैक करता है किस पर? कार्बन पर, और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को खोल देता है। अब बताइए इस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। नया बंधन कार्बन का किसके साथ बनेगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट कर जाएगा, मतलब H प्लस बना के निकल जाएगा और उस ऑक्सीजन पर जाके जुड़ जाएगा। ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। यानी नया बात क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ कार्बन का नया बंधन बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो इसको दिखाएंगे कैसे, ये समझो। देखिए, एक H इधर दिखा दिए, सिंगल बॉन्ड में टूटा था ना जी। यहाँ पर O पर माइनस आएगा, जो ये H प्लस जाके उसको क्या करेगा? न्यूट्रल। तो ये क्या हो जाएगा? OH। अब बताइए, OH। पहले इस कार्बन के स्केलेटन को दिखाओ। कितना कार्बन? 4 लगातार, और उसके बाद नीचे में CH2OH। देखिए, तो इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं किए, तो OH H जैसा था वैसा रह गया। ये भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, HOH। ये भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, OH H। ये डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ पर H में तो कुछ नहीं हुआ है। ये जो है, यही कार्बन न जुड़ा है किससे? ऑक्सीजन से। और इसी ऑक्सीजन से ना हाइड्रोजन निकल के यहाँ पड़ गया था। अब आप देखिए, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब दिखाने के तरीका को आप समझिए। आप यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। आप बताइए तो ये कितना मेंबर का रिंग बना है? 5, 6, 6 चीज का 6 मेंबर्ड रिंग है ये। 5 तो कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, और छठा क्या है? ऑक्सीजन। इसी को कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। और सेम इसी तरह की संरचना बना दीजिए, सेम एग्जैक्ट सेम, और खाली ऊपर पर अंतर कर दीजिए। OH को इधर कर दीजिए और H को उधर कर दीजिए, बाकी कोई अंतर नहीं। उसी को क्या कहा जाता है? बीटा डी ग्लूकोज। अब इससे संबंधित और भी बातें हैं जो हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, स्ट्रक्चर उतारना पहले शुरू कीजिए। तो ये पहला संरचना है, ये दूसरा संरचना है, और ये तीसरा संरचना है।
सामने से आपको ये दिख रहा होगा कि ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पेन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इलेवेंथ में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको एक टॉपिक बताया गया था, शायद ही आपको याद हो, कायरल कार्बन। ये नाम कभी सुने हैं, सी स्टार? इलेवेंथ में बताया गया था जब आप पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें डीप फॉर्म, एल फॉर्म वगैरह पढ़े थे ना, जिसमें पीपीएल लाइट नहीं पढ़े थे, राइट रोटेट कर जाता है, लेफ्ट रोटेट कर जाता है, इसके बारे में। खैर यदि नहीं भी पढ़े थे तो जितना जरूरत का चीज है उतना आप समझ जाइएगा। हम्म। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? वह कार्बन परमाणु जो चार सहसंयोजन बंधन बनाए और चारों बंधन अलग अलग चीज के साथ बने, सेम चीज कहीं भी नहीं हो, उसी को कहा जाता है कायरल कार्बन। और उसको सूचित किया जाता है किस चीज से? सी स्टार से। वो सब अभी हम लिखेंगे, उसकी जरूरत है यहाँ। देखो, यदि ये स्ट्रक्चर उतार लियो हो ना तो इसको बार बार देख के मत उतारो, सेम उतार दो बस। यहाँ पर खाली अंतर आएगा, ओ एच उधर जाएगा, एच इधर आएगा। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि यदि ये एक संरचना याद रहे तो इस दोनों को याद रखना आसान हो जाता है। इस दोनों को यदि आप याद रखना आसान कर लेते हैं या आसान हो जाता है तो आगे एक हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज है, उसको याद रखना आसान हो जाएगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। पहले इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, आप उसको सुनिए और समझिए। आगे जो भी अब हम लिखेंगे उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। लिखिएगा मत। एक टर्म होता है, कौन चीज? काइडल कार्बन। यह वह कार्बन परमाणु होता है जो चार कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करे और चारों बंधन अलग अलग चीज के साथ बने। जैसे देखिए, कार्बन परमाणु हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? चार। चार में तो डबल ट्रिपल सब न बनाता है। कायरल कार्बन के साथ वो बात नहीं होनी चाहिए, सबका सब बंधन कैसा होना चाहिए? सिंगल। और यदि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तब बाकी तीन जगह में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि ओ OH जुड़ गया तो बाकी अब कहीं भी ओ OH नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ CH3 है तो बाकी जगह CH3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए डी जोड़ देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सी स्टार। वह कार्बन परमाणु जो चार सह संयोजन बंधन अलग अलग तरह के परमाणु या परमाणु के समूह के साथ बनाता है, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। यही वह सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें सी स्टार होता है वह प्रकाशीय समावयवता दर्शाता है, 11th में समझाया गया था। यहाँ हमको सी स्टार से मतलब है। आगे के स्लाइड में इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल लिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा वापस आइए यहाँ और इसको देखिए तो, और बताइए तो, क्या ये सी स्टार है? डबल बॉन्ड है तो सी स्टार कहाँ से होगा? ये सी स्टार है, ये सी स्टार है। देखो, ये बंधन एच के साथ चार बंधन बनाया है ना, एच के साथ, ओ एच के साथ, एल्डिहाइड के साथ, और इधर तो पूरा का पूरा ग्रुप ही न माना जाएगा बंधन। कोई कोई भी सेम है आपस में? आप इसको देखिए तो, ये भी सी स्टार है, ये भी सी स्टार है, ये भी सी स्टार है, और ये सी स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन के साथ दो गो हाइड्रोजन जुड़ गया, दो गो चीज समान हो गया, तो ये सी स्टार नहीं है। यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है
कि डी प्लस ग्लूकोज में सी स्टार की संख्या 4 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला में सी कायरल कार्बन की संख्या कितनी कितनी होती है? 2 3 4 5 इस तरह से दे देगा, 4 होता है। इसमें बताइए तो, बोलिए। सी स्टार है ये? बिल्कुल है सी स्टार। देखो इधर, ये एच, ओ एच, ओ, ओ के साथ सी, ओ एच तो नहीं रहा, ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, और इस सी के साथ सी, चारों चारों बंधन चार अलग अलग चीज के साथ ना बना है। ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार। और आप इसमें जब देखेंगे ना तो सी स्टार की संख्या आपको 5 मिलेगी, और इसमें भी सी स्टार की संख्या 5 है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन की खुली श्रृंखला वाला जो संरचना होता है ग्लूकोज का, उसमें सी स्टार 4 होता है, जबकि साइक्लिक संरचना में 5 सी स्टार होता है। अब आप अपने स्ट्रक्चर में जो काम हम किए हैं वही काम आप भी कर दीजिए। बहुत अच्छा किए। अब आगे बढ़ेंगे। स्टार लगा दिया, देखो फोटो भी दिखने में सुंदर लगता है, नहीं लग रहा है रे? बनाओ सुंदर उसको, खाली अपने मुंह में पॉलिश मारेगा। एक बात और सुन लीजिए, टी स्टार जितना भी है उसमें जो परमाणु जहां है उसको वहीं दिखाना है, क्योंकि यदि आप उसका स्थान बदलेंगे या उसका पोजीशन बदलेंगे तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी, और वह अलग तरह का ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो वो सेम कंपाउंड नहीं माना जाएगा, वो डिफरेंट कंपाउंड माना जाएगा। इसीलिए आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि कार्बन के चेन में बीच में जो 4 कार्बन होता है, इसमें तीन में ओ एच राइट साइड होता है, और एक में ओ एच लेफ्ट साइड होता है, जिसमें 2 बार ओ एच नीचे से और 1 बार ओ एच ऊपर से डालेंगे। इतना याद रखिएगा तो बाकी चीज़ अपने आप को याद रह जाएगा। क्या याद रह जाएगा ये? घर जाके एक बार प्रयास कर लीजिएगा कॉपी बंद करके तीनों संरचना को बनाने का। ये पूछा जाता है, सीधे आपसे पूछता है कि ग्लूकोज की संरचना को बनाइए, सीधे यही क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये तीनों बनाना पड़ेगा, ये बात लिखना पड़ेगा कि ग्लूकोज की 3 अलग अलग तरह की संरचना होती है, खुली होती है, 2 बंद श्रृंखला होता है। बाद बाकी जितना बात बताया जा रहा है ये सब क्लियर है यहाँ तक? तो हेडिंग डालिए कायरल कार्बन। वह कार्बन परमाणु जो चार अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह के साथ सिर्फ एकल सह संयोजन बंधन से जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, सी स्टार का कंसेप्ट खत्म। चारों का चारों सिंगल रहना चाहिए, और सिंगल बॉन्ड पर सारे के सारे एटम्स कैसे होने चाहिए? अलग अलग डिफरेंट। परमाणु के समूह के साथ सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल बना दीजिए। अच्छा, यहाँ पर डी लिखे हैं, इसके जगह पर आप चाहें तो C2H5 भी लिख सकते हैं। ये इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये हाइड्रोजन। बताइए सी स्टार हुआ कि नहीं? लिख देंगे इसको।
तो किसी भी कंपाउंड में इस तरह का कार्बन दिखे तो समझ जाइए वो कायरल कार्बन है। आपसे कायरल कार्बन की संख्या अलग अलग कंपाउंड में पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि सी स्टार खाली ग्लूकोज में होता है, क्या दूसरा में नहीं होगा सी स्टार? दे देगा, कंपाउंड लिख देगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना देगा, कहेगा कि बताइए इस यौगिक में कितना सी स्टार है। तो सी स्टार आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, जबकि बहुत भारी बात तो ये नहीं है। क्या जी, रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें, आराम से पकड़ में आ जाएगा। अच्छा आप याद कीजिए, जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे तो एसीटल और हेमी एसीटल पढ़े थे, याद है आपको? क्या था हेमी एसीटल? एक ही और हेमी एसीटल वह यौगिक होता है जिसमें सेम कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोक्सी समूह और एक एल्कोक्सी समूह जुड़ा होता है। और एसीटल किसको कहते हैं? जिसमें एक ही कार्बन परमाणु पर दो एल्कोक्सी समूह जुड़ा होता है। क्लियर है ये पीछे पढ़ाया हुआ है और VVI लिखाया हुआ है। आप खाली भूलते हैं, एक आध को याद रहता है, ऐसे में काम नहीं चलेगा, इसीलिए आपको 500 रुपया देने की जरूरत है। नहीं तो यदि ढंग से मेहनत करते तो सच में आपको रुपया देने की जरूरत नहीं थी, इतना डिटेल में पढ़ाई हुआ है कि आप आराम से उसको कर सकते थे, लेकिन नहीं। इधर देखिए तो, इस कार्बन को देखो, टी के साथ क्या लगा हुआ है? OH, मतलब हाइड्रोक्सी समूह। और इस कार्बन में O और O के साथ C, इसका मतलब O के साथ C आया यानी एल्कोक्सी ग्रुप आया, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और उसी कार्बन पर अल्कोक्सी ग्रुप, तो इसको हम एसिटल, ये हेमी एसिटल कह सकते हैं कि नहीं? खाली ध्यान रहे ये साइक्लिक हेमी एसिटल है, क्योंकि यहाँ पर सी के साथ ये आगे खत्म नहीं ना हो गया, ये आगे चल के रिंग का ना निर्माण कर दिया है। तो वही बात यहाँ भी है और सेम बात यहाँ भी है, यहाँ भी सी के साथ OH लगा हुआ है और यहाँ भी सी के साथ O के साथ C लगा हुआ है। तो यहाँ भी इस कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक अल्कोक्सी ग्रुप है, तो इस दोनों को हम साइक्लिक हेमी एसिटल कह सकते हैं। यानी यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि ग्लूकोज की जो बंद श्रृंखला होती है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, यह जो है यह साइक्लिक हेमी एसिटल का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है, तो लिखिए तो पहले, नीचे रो दीजिए, लिखिए। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक हेमी एसिटल है। एक बार फिर से यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल एक ही कार्बन पर OH और एक ही कार्बन पर OR, एक को हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक को एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। और यही याद दिला देते हैं, एसिटल किसको कहते हैं? जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों का दोनों एल्कोक्सी समूह। ये बाबू आपको याद रखना है, हमेशा आप भूलते रहते हैं। तो ये था ग्लूकोज की संरचना। अब आप जानिए इस संरचना में कुछ परेशानी है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हेवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से बताया कि आप इस संरचना को वैसे नहीं बना के हम जैसे बता रहे हैं वैसे बनाइए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अभी हमारे शरीर में आए हुए हैं कौन? हेवर्थ, हेवर्थ नाम के साइंटिस्ट। अब वो क्या बताए, पहले उन्होंने बताया कि इस जो संरचना आप बना दिए उसमें गड़बड़ी क्या है, और फिर उसको सही कैसे किया जाएगा, दोनों बात को उन्होंने बताया। चलिए तो पहले गड़बड़ी ढूंढते हैं। आप काट मत दीजिएगा, रखिएगा इसे, क्योंकि इसी ट्रेंड पर वो याद रखा जा सकता है, वो भी पता होना चाहिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कि कहीं भी कॉर्नर मार देना स्ट्रक्चर तो वो कार्बन होता है। बताइए ये कॉर्नर मार दिया कि नहीं? तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, जबकि यहाँ कोई कार्बन उर्बन नहीं है। पहला बात। दूसरा बात, ये कार्बन
इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड छोटा लग रहा है, ये बॉन्ड देखो कितना बड़ा बड़ा लग रहा है। तो ये स्ट्रक्चर देखने में भले सुंदर लग रहा हो, लेकिन सच पूछिए तो कंसेप्ट के दृष्टिकोण से यह स्टाबक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, यह पूर्ण रूप से सही स्ट्रक्चर नहीं है, यह कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला स्ट्रक्चर है। इसी को दूर करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत देखने में भी सुंदर लग रहा है भी सुंदर। लेकिन इस दोनों में दिक्कत है, मतलब किस में दिक्कत है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिक्कत है। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक नए तरीके से अब हम लोग बनाना सीखेंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। लिखेंगे ग्लूकोज की हेवर्थ संरचना। ग्लूकोज हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, ग्लूकोज का या की, ग्लूकोज की आवर्त संरचना। आवर्त प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, आवर्त प्रोजेक्शन या हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस संडे को आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 2-3 घंटा पढ़ा दें, रेडी रहिएगा आप लोग। हालांकि मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है उस दिन, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पढ़ाई है। बीपीएल स्टार्ट हो रहा है, बीपी में उस दिन मैच है 1-2 बजे से। हाँ आ जाइएगा, लाइव भी चलेगा, लाइव चलेगा क्रिक हीरोज पे। हम्म, क्या क्या बोला? अच्छा वो क्या चाहता है रे? अरे अब छोटा मोटा लेवल पर ही खेलते हैं तो बस वही मैच है, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, हम तो विराट कोहली हैं नहीं। वैसे भी तुम जो हमको जानते हो वो क्रिकेट की वजह से नहीं जानते हो, पढ़ाने की वजह से जानते हो, एज ए टीचर जानते हो। और एज ए टीचर यदि हम उतना खेल लेते हैं तो हम विराट कोहली से कम थोड़े हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से कितना आदमी है जो हमको क्रिकेट खेलते देखा है? ढंग से देखो खेलते हुए, खेलते हुए तुमको कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये कोई टीचर हो सकता है। प्रॉपर क्रिकेटर की तरह गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे मजाक करते हैं, और सब तरह का गेम खेलते हैं, मतलब टेनिस बॉल भी खेलते हैं, ड्यूज बॉल भी खेलते हैं। लेकिन हाँ, जिस समय उम्र खेलने की थी उस समय पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए उधर ना जाके इधर चले आए। वैसे आदमी को उसका फ्यूचर जहाँ लेके जाता है वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, और हम जहाँ हैं हम अपने आप से बहुत संतुष्ट हैं। समझा रहे? इसीलिए किसी से कंपैरिजन करने की हमको जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। और उम्मीद करते हैं कि तुम यदि हमारे इतना सफल हो जाओ तो तुम भी अपने आप को सफल ही मानोगे, ऐसा हम फील करते हैं। इसलिए मजाक उड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक चीज देखो यहाँ, सबसे पहले यदि तुम चाहते हो ना कि तुम हैवर्थ संरचना सीखो, अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का, मतलब उसके अनुसार जो वो कहा उसको बनाओ, और पूछता है रेनो ये सब ऐसे मजाक नहीं चल रहा है। अब क्वेश्चन बैंक पलटिए तब समझ में आएगा, चूंकि देखो क्वेश्चन तो फिक्स है कि इतने पूछेगा, लेकिन अलग अलग साल में ये सब क्वेश्चन पूछता है, दागते रहता है क्वेश्चन, अब कहाँ से दागेगा क्या पता। इधर देखिए, यदि आपको चाहते हैं कि आप हैवर्थ प्रोजेक्शन सीखें तो सबसे पहले उस गलत संरचना को दिमाग में लाइए। मतलब ये वाली संरचना आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। बेहतर होगा कि रफ में आप इस संरचना को खींच ही लीजिए फटाफट। बताइए, इधर ओ एच था, इधर एच, इधर ओ एच, एच, ओ एच, और यही ना आगे चल के ओ से मिल गया था, इधर उसका अपोनेंट जोड़ दीजिए, एच, ओ एच, 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 यही है ना। अच्छा, इस बीच में कार्बन हम नहीं दिखाए तो क्या कार्बन है नहीं क्या? यहाँ नहीं दिखाए तो क्या कार्बन तो है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो यही बताया गया है। यही तो इसका गड़बड़ी है कि यहाँ बॉन्ड लाइन में कार्बन है और यहाँ कार्बन, तो ये कैसी संरचना है?
कि एक कट में कार्बन है और दूसरे कट में कार्बन नहीं है, इसी को सही किया जाएगा। आप गौर से देखिए, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। यदि हम रिंग की बात करें तो एक कार्बन, 2 3 4 5 6, ये दोनों तो कार्बन है नहीं, यानी ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना। इसके इसका यदि, अच्छा ये कौन चीज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसी का अभी हम बना रहे हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है। तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनाना है। देखिए तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है या नहीं। लेकिन यदि आप इस तरह से बना दिए तो इसमें हर जगह कार्बन समझ में आएगा, जबकि इस 6 मेंबर रिंग में 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा इस कॉर्नर पोजीशन पर किसको रखेंगे, ऑक्सीजन को। समझ में आ गई बात। अब सुनिए, जो सबसे नीचे में CH2OH है ना, सबसे नीचे में, उसको इस ऑक्सीजन के ठीक बगल में ऊपर पर दिखा दो, ऊपर पर CH2OH यहाँ दिखा दिए। अब आप क्या कीजिए, इसका नंबरिंग कर दो। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट ये कार्बन है, इसको दे दो पहला नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा और इसको छठा। तो इस हिसाब से बताइए ये किस नंबर का कार्बन है, छठा। तो ये कौन सा होगा, पांचवा। ये कौन सा होगा, ये चौथा होगा। कार्बन कार्बन गिनते गिनते ऑक्सीजन को गिनने लगे। चौथा होगा ये, तीसरा होगा ये, दूसरा कार्बन होगा ये, और पहला कार्बन होगा ये। आप कार्बन को ना गिन रहे, ऑक्सीजन को गिन रहे हैं। तो आप उस हिसाब से देखिएगा। अच्छा तो यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब कार्बन हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, आप ये बताइए कि ये सब जो आप यहाँ पर लिखे हैं ये सब क्या है, कार्बन ही ना है। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन। वहाँ 6 कार्बन दिख भी रहा था, यहाँ भी दिख रहा है। अब आप क्या करो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है अभी तक, 2। तो अभी ये 2 बॉन्ड और न बनाएगा। 2 बॉन्ड और जो बनाएगा उसमें एक को दिखाया जाएगा ऊपर और एक को दिखाया जाएगा नीचे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइनिंग खींच देते हैं, इस तरह से। इसमें एक बॉन्ड ऊपर को इंडिकेट करेगा और एक बॉन्ड नीचे को इंडिकेट करेगा। यहाँ भी उसी तरह से लाइनिंग खींच देंगे, जिसमें एक बॉन्ड ऊपर को और एक बॉन्ड नीचे को इंडिकेट करेगा। इसमें भी एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। अब बताइए, इस समय 4 4 बॉन्ड होता जा रहा है। इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, और इसमें भी एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर पर तो ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, पहला नंबर कार्बन यहाँ पर ये है, पहला नंबर कार्बन यहाँ पर ये है। इस कार्बन के बीचों बीच जो राइट साइड है उसको उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पर नीचे दिखाइए, और इस कार्बन के इधर जो लेफ्ट साइड है उसको उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पर ऊपर दिखाइए। अब जरा बताइए, तो फर्स्ट कार्बन यहाँ है, फर्स्ट कार्बन यहाँ है। तो फर्स्ट कार्बन में ऑक्सीजन तो दिख चुका है रिंग में, OH किधर है, राइट साइड, नीचे दिखेगा। तो यहाँ पर, यहाँ किसको लिखना पड़ेगा, OH। ऊपर इसको बाद में लिख लेंगे, पहले राइट साइड वाले को सबको उतार दो, OH। उसके बाद फिर दूसरा कार्बन OH, तीसरा कार्बन पर H, चौथा कार्बन पर OH, और पांचवा कार्बन पर तो तुम CH2। यहाँ पांचवा पर तो राइट साइड कुछ है ही नहीं, जो है वो तो रिंग का हिस्सा है। और उस पर अब जो पांचवा कार्बन से ही ना छठा कार्बन CH2H के रूप में जुड़ा हुआ है, तो उसको तो आप ऑलरेडी यहाँ पर दिखा ही चुके हैं। पांचवा कार्बन से छठा कार्बन जुड़ा हुआ दिखा दिए, पांचवा कार्बन से एक हाइड्रोजन भी ना जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को भी दिखा दीजिए। क्लियर है ये। अब आइए लेफ्ट साइड, इस फर्स्ट कार्बन पर लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है, तो दिखा दो हाइड्रोजन। कहाँ दिखाएंगे, ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर दिखाया जाएगा। दूसरा 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 पर फिर से क्या है, हाइड्रोजन। तीसरा पर क्या है, OH। चौथा पर क्या है, आप ध्यान से देखिए, सब चीज दिखाया जा चुका है। आई बात समझ में। और एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर यदि हम C स्टार की बात करें
तो बताओ ये सी स्टार है, ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार, और ये भी सी स्टार। इससे तुमको ये समझ में आएगा कि वहां पर सी स्टार कौन था और यहाँ पर सी स्टार कौन है। क्लियर है ये? अब आप बताइए कि इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। अब हमको ये स्ट्रक्चर हो गया हेबर्ट प्रोजेक्शन खत्म। अब देखिए इसमें सब बैलेंस दिख रहा है, कहीं कोई दूर नहीं दिख रहा है, रिंग वगैरह भी ढंग से दिख रहा है। अब हमको बनाना है कौन चीज? बीटा डी ग्लूकोज। अब हमको पहले ये बताइए कि ये अल्फा डी है ना, इसमें क्या कर दें कि बीटा डी हो जाए? ओ एच को इधर और एच को इधर कर दें। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कार्बन पर ही ना उल्टा पुल्टा करना है। यहाँ फर्स्ट कार्बन यही है ना, ओ एच को ऊपर कर दो, एच को नीचे कर दो, हो गया बीटा डी। बाद बाकी सब कुछ जैसा है वैसा रहेगा। समझ में आया? हो गया, बात खत्म है, बन गया है प्रोजेक्शन। परिभाषा क्या परिभाषा है? तुम्हारा फोटो किसी को कहेंगे बनाने तो पहले लिखेगा इसका नाक उठल है, रंग कार कैला जैसा है। अरे एवर्थ प्रोजेक्शन में फोटो बनाना होता है, उसका परिभाषा नहीं होता है। उतारिए। हे भगवान हो भगवान न, हम 2 लाख में बोर्ड लगाए तो आप भी एगो ले लीजिए 2 लाख वाला। तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। इसको चेंज करें। अच्छा ये चेंज होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एच होगा और यहाँ एच होगा। अब आप एक बात बताइए कि यदि हम आपको थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि खाली ग्लूकोज का याद रखो तो आगे का कई संरचना ऑटोमेटिक उसी कंसेप्ट पर होता चला जाएगा। अब जरा सोचिए कि वो याद नहीं रहेगा, ये बनेगा? आपकी क्षमता है कि आप रट लें कि कौन कहाँ रहेगा इसमें। और आज हो सकता है याद कर लोगे, कल भूल जाओगे। बस उस शुरुआती याद कर लो तो आगे का यही नहीं, इस अभी तो शुरू हुआ है ये। अब ये स्ट्रक्चर देखो नहीं, इतने में परेशान हो गया तुम। मिजाज हरियर पीयर लाल ब्लू सब करेगा जितना कलर इसमें दिख रहा है ना, उतना मिजाज, उतना कलर का मिजाज कर देगा तुम्हारा। इसमें रिएक्शन नहीं है, एक दो रिएक्शन है लेकिन जो है वही ठीक है, बढ़िया है। और आप ये नहीं कर सकते कि आप समझे नहीं, मेंटेन करना आपका काम है। और यदि दिक्कत है तो बताइए, देखें हम भी कि कहाँ दिक्कत रह गया। अच्छा बोलते थे कि टॉपिक मज़ेदार है, विश्वास नहीं होता होगा, है मज़ेदार कि नहीं? बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखने में भले ये बहुत लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा चीज लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है कि बहुत बड़ा है? छोटा चीज है, बस थोड़ा मोड़ा मेंटेन करोगे बन जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से ग्लूकोज की सारी संरचना लगभग समाप्त हो चुकी है। अब स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, कल का पूरा क्लास फ्रक्टोज पर। पता है, छोड़िए आंसर। सुनो, तुम इक्के को बनाएगा, ये घर पर बनाएगा। सुनो, हाँ हाँ बहुत तेज है। अब सुनो, एक होता है डी ग्लूकोज और एक होता है एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब होता है डिक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, और एल ग्लूकोज का मतलब होता है लेवो रोटेटरी ग्लूकोज। एक्चुअल में ग्लूकोज जो है ना, यह ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ग्लूकोज लिक्विड ग्लूकोज से यदि आप पीपीएल लाइट को पास कराएंगे ना, तो एक बार राइट रोटेट कर देगा और एक बार लेफ्ट रोटेट कर देगा। तो एक ग्लूकोज में राइट रोटेट करेगा, जो राइट रोटेट किया वो डी ग्लूकोज कहलाता है, और जो लेफ्ट रोटेट किया वो
लेबोरेटरी एल ग्लूकोज कहलाता है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। तो बस एक लास्ट चीज इसमें अब आएगा, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्या इस स्ट्रक्चर को आप बना चुके हैं? तो इसको आप घर पर कीजिएगा, बस यहाँ पर परिवर्तन कर लीजिएगा, और यदि अभी कर लिए तो और अच्छा। नीचे एरो दीजिए तो। डी एंड एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ओपेन संरचना को याद कीजिए, आप क्या करते थे उसमें? टी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे ही ना लेते थे? अच्छा देखो, इसमें इसको शॉर्टकट में दिखाने का तरीका है कि एक लाइन खींच लो, ठीक है, और 4 कट मार दो इसमें, और नीचे में क्या लिख देंगे? CH2OH। बाद बाकी बात आप याद कीजिए, तो क्या क्या लिखना है? OH H OH H, ओ सॉरी, OH, यहाँ H OH H। ये सब किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को, सबका सब C स्टार है। सुनो, इसी को हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं। ये है डी ग्लूकोज, ठीक है, चलेगा। आप एक मिरर रख दीजिए यहाँ, और मिरर रख के और इसका स्ट्रक्चर उधर बना दो। ऐसा तुमको नहीं लगता है कि यही संरचना ऐसे करके हाथ डाल के इसको पलटा दें, तो जो जो राइट साइड है वो सब लेफ्ट साइड दिखेगा? अच्छा, ये तो एल्डिहाइड है ना, ये C स्टार नहीं है, तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि C स्टार में इधर उधर लिखेंगे तो दिक्कत है, C स्टार नहीं है तो इधर उधर कुछ लिखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो बताइए इसकी संरचना कैसी बनेगी? CHO, फिर से लाइन खींचो, 4 कट मारो कुछ इस तरह से, नीचे क्या लिखाएगा? CH2OH। अब आप देखिए, दो तरफ इधर लिखे थे 2 बार OH ना, अब 2 OH इधर लिखाएगा, HOH, इधर हो जाएगा HOH H H, इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। ये सब C स्टार है, C स्टार C स्टार C स्टार C स्टार। यहाँ भी अभी मत कहना कि फोटो बनने के बाद हरियर कैसे हो गया, पहले उज्जर लाल था। और इसमें बस एक लाइन लिख लेना कि डी तथा एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या डी तथा एल ग्लूकोज एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है, जिसको आप मिरर इमेज कहते हैं। कभी भी डी और एल का कंसेप्ट है ना, तो समझ लेना दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, डी फॉर्म और एल फॉर्म। दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो ग्लूकोज की संरचना यहीं पर समाप्त हुई। कल का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। इसमें भी ये सब बात आएगा जो यहाँ पर आप पढ़े हैं, लेकिन इससे डिफरेंट आएगा। कल का टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आप इसके बारे में याद कीजिए, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ना रे? कौन बोल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। पिछला 2 क्लास में कहीं किसी को परेशानी भी हुआ समझने में? देखो, अब तुम्हारा क्लास धीरे धीरे ना लास्ट मोमेंट पर जा रहा है। तुमको ये वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए कि लास्ट हो रहा है तो सर खींच के खत्म कर रहे हैं। एकदम ऐसा लगना चाहिए कि पहला दिन जिस दिन जैसे आए थे और जिस तरह से समझ रहे थे, वैसे लास्ट तक समझ के जाना है। न खींचेंगे न ठगेंगे,
सिलेबस तो खत्म होगा ही चाहे जैसे हो। अरे रे रे, सुनो सुनो सुनो, कल संडे है रे, तो कल करेगा आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। आ जाओ 6 से 8, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 6 से 8। अरे तो इसी को आगे बढ़ाएं? नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, 6 से 8 आइए तो कल। सुना रे, 6 से 8 क्लास होगा आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स।